क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार मलिक एडवोकेट आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके। और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 125 सीआरपीसी को देखा था, जिसका हमने ये देखा था कि 125 में कौन कौन खर्चा मांग सकते हैं, भरण पोषण मांग सकते हैं। सही मायने में जो शब्द है मेंटेनेंस कहा गया है उसको, ठीक है। तो 125 में किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ समझ ना आया हो? जी क्लियर है भाई? यस सर। जी, तो आज की क्लास में हम सेक्शन 126 और 127 को देखने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले मैं एक केस लॉ आपको नोट कराना चाहूँगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे केस लॉ मुझे मिला है इसमें, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये है महेश चंद्र द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। महेश चंद्र द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2009 इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। नोट हो गया भाई? सर महेश चंद्र द्विवेदी के बाद क्या है? वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। AIR 2009 NOC 205 इलाहाबाद। क्लियर है? नोट हो गया? कल्पना? यस सर। अब इसमें क्या होल्ड किया गया है वो नोट कर लीजिए। इसमें होल्ड ये किया गया है कि यदि म्यूचुअल कंसेंट से भी पति पत्नी ने डिवोर्स लिया हो, तब भी पत्नी पुनः विवाह करने तक अपने पूर्व पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। सदब क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इस पूरी रूलिंग को पढ़ने से ये समझ आया कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये पति की ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, भले ही म्यूचुअल कंसेंट से वो अलग हुए हों, डिवोर्स हुआ हो उनका। यहाँ तक भी कहा है कि अगर उसने म्यूचुअल कंसेंट में ये कह दिया हो कि मैं भविष्य में कोई भरण पोषण की मांग नहीं करूँगी, इवन देन वो भरण पोषण मांग सकती है। जी अमित? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। इससे तो अच्छा है हस्बैंड को एक बार फांसी की सजा सुना दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें एक्चुअली अमित एक केस लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, और कल हम एक सामान्य बात समझ रहे थे कि भाई ये म्यूचुअल कंसेंट में अगर कोई डिवोर्स ले रही है वाइफ, पति पत्नी दोनों, तो वहाँ उसको भरण पोषण का राइट नहीं रहेगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस लॉ मिला है जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने फरमाया है कि ऐसी स्थिति के बावजूद भी पत्नी जब तक पुनर्विवाह न कर ले तो वो अपने पूर्व पति की ही लायबिलिटी है, वो तब भी भरण पोषण मांग सकती है। केस लॉ मैंने नोट करा दिया है। केस लॉ डिस्कशन कर दो एक बार, डिस्कशन है जी। केस लॉ बता दीजिएगा सर एक बार प्लीज। केस लॉ है महेश चंद्र द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। महेश चंद्र द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साइटेशन
कोई बोल के बताए क्लास से पूरा। एनू आप बताइए। सर साइटेशन है इसका AIR 2009। जी ठीक है, चलिए 126 में इसका प्रोसीजर बताया गया है। एक्चुअली जो 125 सेक्शन है ये CRPC का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन अपने आप में जो धारा 125 है वो प्रक्रिया ना हो के वो कैसा लॉ है कल्पना? सर सिविल। ये सबस्टेंटिव लॉ है। मैंने लॉ को आपको अलग अलग हिस्सों में समझाया था एक दिन कि भी सबस्टेंटिव लॉ क्या होते हैं, प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, साक्ष्य विधि क्या होती है, स्थानीय विधि क्या होती है, दांडिक विधि क्या होती है ना। तो 125 अपने CRPC अपने आप में प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रिया विधि है, लेकिन इसकी जो धारा 125 है अगर स्पेसिफिक इसको हम देखें तो ये सबस्टेंटिव लॉ की तरह काम कर रही है। 125 सबस्टेंटिव लॉ क्यों है? सबस्टेंटिव लॉ के बारे में मैंने क्या बताया था अनु कि सबस्टेंटिव लॉ क्या होता है अनु? सबस्टेंटिव लॉ क्या होता है मैंने क्लास में बताया था। एनीबडी कोई और बताए? सदब, कल्पना, फिरोज, अमित। कल्पना आप बताइए सबस्टेंटिव लॉ किसे कहते हैं? अभी मैंने 2-3 क्लास पहले ही डिस्कस किया था भाई। सर इसमें सब्सटेंटिव लॉ में आई थिंक प्रोसीजर ना बता करके इसको डिफाइन डेफिनेशन क्या होती है किसी चीज को लेकर के वो बताई जाती है सर। बाकी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इनके अकॉर्डिंग चलेगा, वो अलग है, अलग लॉ बनाया हुआ है कि प्रोसीजर अलग चलेगा और डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से है वो सब सब्सटेंटिव लॉ में बता दिया जाता है। देखिए आप लोग या तो क्लास को आप मेमोराइज नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। यूट्यूब पे पड़ी हुई क्लास आपके लिए ऐसी है कि उसको क्या देखना क्या सुनना है ना। आप यदा कदा फ्लैशबैक में भी चला जाएगा। मैंने आपको ये बताया था सबस्टेंटिव लॉ विधि का वो हिस्सा है जहाँ अधिकारों और दायित्वों की बात की जाती है। तो 125 क्या कह रहा है? 125 बता रहा है अधिकार बता रहा है पत्नी के, संतान के, माता पिता के अधिकार बता रहा है कि वो उस व्यक्ति से जो उनका पति है या उनका पिता है या उनका पुत्र है, तो वैसी अवस्था में उनसे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त कर सके और उस पर दायित्व आ रहा है, उस व्यक्ति पर दायित्व आ रहा है। तो 125 अपने आप में एक सबस्टेंटिव सेक्शन कह दीजिए आप इसको, और इसकी प्रोसीजर दे दी 126 में, प्रक्रिया 126 में बताई गई है। ठीक है भाई, क्लियर है फिरोज? जी सर। तो 126 कह रहा है द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। किसी व्यक्ति के विरुद्ध 125 के अधीन कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकती है वेयर ही इज, जहां वह है, उस जिले में जहां वह रहता है वहां की जा सकती है। बी वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, जहां वह या उसकी पत्नी रहती है, ठीक है, निवास करती है। और सी कह रहा है वेयर द लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड। ये कह रहा कि जहाँ उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है। क्लियर है? जो अधर्मज संतान की माता है वो उसकी पत्नी नहीं है। क्यों सदब?
सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास बहुत देर से, और कट 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 के आ रही है। भाई सभी को प्रॉब्लम है या एन्नू को ही प्रॉब्लम है मेरी आवाज़ के विषय में? सदाब, अमित, सर आ रही है आवाज तो। एन्नू आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। आवाज़ सबको आ रही है, आप ही को नहीं आ रही है बस। जी, सब सेक्शन 2 कह रहा है ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases. अब आवाज़ आ रही है इन्हों? जी सर आ रही है। हाँ, तो ये आपके एंड पे कुछ दिक्कत थी। तो सब सेक्शन 2 ऑफ 126 कह रहा है कि ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है, अथवा जब उसकी व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके प्लेडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन मामलों के लिए विहित है। तो 125 की जो प्रोसीडिंग है वही प्रोसीडिंग है जो समन मैटर्स में हम आगे पढ़ेंगे। समन केसेस के लिए जो प्रक्रिया है आगे आएगी वही यहाँ बताई गई है। और ये कहा गया है कि जो भी एविडेंसेस होंगे उस एविडेंस को उसकी उपस्थिति में लिया जाएगा। किसकी उपस्थिति में? जिसके विरुद्ध ऐसा भरण पोषण का ऑर्डर होना क्या है? प्रस्तावित है, प्रस्थापना की गई है। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसका प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payment of costs to the opposite party as the magistrate may think just and proper। और इसका परंतु कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है तामील से जानबूझकर बच रहा है। जानबूझकर तामील से बचने का मतलब क्या है? वो समन नहीं ले रहा है ना, उल्टी सीधी रिपोर्ट लगवा रहा है, ठीक, अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है। और अगर तामील पर्याप्त तामील उससे मिल गई उसके बावजूद वो न्यायालय के समक्ष जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले को एक पक्षीय में रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। तो कार्रवाई फिर कैसे हो जाएगी? एक्स पार्टी, ठीक है। एक्स पार्टी तो आप समझते होंगे सभी, है नो? एक पक्ष के लिए Yes, sir. हाँ जी, एक पक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और ऐसे दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 3 मास के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्च के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है। तो यदि ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाती है, तो 30 दिन उसके 3 माह के अंदर, ठीक है, वैसी तारीख के 3 माह के अंदर वो व्यक्ति हाजिर होकर और अपना कोई अच्छा कारण दिखाकर, मतलब कि वो दिखाए कि इस वजह से मैं ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो पा रहा था, और न्यायालय यदि सेटिस्फाई हो जाए तो उस अपने एक्स पार्टी ऑर्डर को अपनी शर्तों के अनुसार, कोई कंडीशंस लगाने के अनुसार, कोई कोस्ट दिलाने के अनुसार उस एक्स पार्टी ऑर्डर को ऑनरेबल कोर्ट रिकॉल कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। और सब सेक्शन 3
ऑफ 126 कह रहा है द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 125 shall have power to make such order as to cost as may be just। और धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो न्याय संगत हो। जो कोस्ट वगैरह कोर्ट लगाती है, तो यहाँ 126(3) में ऑनरेबल कोर्ट को एम्पावर्ड किया गया है कि वो न्याय संगत आदेश खर्चों के विषय में देने के लिए एम्पावर्ड है, सशक्त है, बलशाली है, शक्तिशाली है। क्लियर है फिरोज? अब 127 बात करता है अल्टरेशन ऑफ इन अलाउंसेस। अब मान लीजिए कोर्ट के सामने 125 की एप्लीकेशन आ गई, 126 की प्रक्रिया के अनुसार आ गई, कोर्ट ने खर्चा भरण पोषण का आदेश दे दिया, तो ये 127 में व्यवस्था दी गई है कि एक बार जो खर्चा बंध गया वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक समान ही रहेगा, उसके घटने और बढ़ने की व्यवस्था भी है। कल्पना चौहान, क्लियर है? जी सर। मान लीजिए ऑनरेबल कोर्ट ने किसी को आज 3,000 रुपये महीने का आदेश दिया खर्चा का, तो इन्फ्लेशन रेट इतना है कि क्या 10 साल बाद भी वो 3,000 रुपये की वही क्षमता होगी जो आज है? नहीं सर, खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा हाँ बढ़ सकता है। हाँ, तो समय के साथ साथ खर्चे में वृद्धि भी की जा सकती है और खर्चे में कटौती भी हो सकती है। कटौती किस आधार पे होगी? मान लीजिए कोई अवयस्क बालक थे, अवयस्कता के दौरान तो उनका खर्चा बंधा, और जब वो मेजर हो गए तो मेजर हो जाने के बाद उनका खर्चा कोर्ट क्या कर देगी? समाप्त कर देगी, क्योंकि अब वो मेजर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 127 अल्टरेशन इन अलाउंसेस के बारे में क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ एनी पर्सन। तो सर्कमस्टेंसेज में परिवर्तन और रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर एज द केस में बी, द मजिस्ट्रेट में मेक सच अल्टरेशन एज ही थिंक्स फिट इन द अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी। तो 127 की उपधारा 1 ये कह रही है कि धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए अथवा अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथास्थिति अपनी पत्नी या संतान, पिता या माता को भरण पोषण मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट अंतरिम भरण पोषण के लिए यथास्थिति भत्ते में परिवर्तन कर सकता है, जो वह ठीक समझे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? सब सेक्शन 2 कह रहा है 127 का, वेयर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन कंसिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 शुड बी कैंसल्ड और वेराइड, ही शैल कैंसल द ऑर्डर और एज द केस में बी वेरी द सेम अकॉर्डिंगली। ये कह रहा है जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहाँ वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। इज दैट क्लियर? जी अमित। जी सर। जी सर। जी सर। और सबसेक्शन 3 कह रहा है कि वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ ए वुमन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that a the woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as from the date of her marriage, her remarriage। ठीक है, तो कह रहा जहाँ धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है
या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहाँ यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। मान लीजिए जो पत्नी थी और वो डाइवोर्स ले चुकी थी, और डाइवोर्स लेने के बाद वो 125 में कोई भत्ता प्राप्त कर रही थी, और फिर पति को पता लगा कि भाई उसने तो रीमैरिज कर लिया है, तो वैसी अवस्था में वो पीड़ित पति कोर्ट जाएगा और वहाँ आवेदन लगाएगा 127 में कि सर ऐसे ऐसे जो मेरी पूर्व पत्नी हुआ करती थी, अब वो किसी और की वर्तमान पत्नी हो गई है, अब आप जो मेरे सर पे ये खर्चा बांधे हो तो कृपया करके इसे निरस्त कर दीजिए। उसके लिए उसे साबित करना पड़ेगा शादी, उसकी शादी का कोई कागज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? बी पार्ट कह रहा है 127 के सबसेक्शन 3 का बी पार्ट कह रहा है, द वुमन हैज़ बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड and that she has received whether before or after the date of the said order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce cancel such order। ये कह रहा कि उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वयं विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी, तो वह ऐसे आदेश को क्या करेगा? फर्स्ट, इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड, और सेकंड कह रहा इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमन। तो ये कह रहा है कि पहली अवस्था तो यह है कि उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि आदेश से पूर्व दे दी गई थी, उस आदेश के लिए किए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कई बार वो एलिमनी जिसको बोलते हैं कि एक मुश्त खर्चा ले लिया, ऐसे भी मामले होते हैं ना कि पत्नी ने कहा कि मुझे तो एक मुश्त आप इतना रुपया दे दीजिए और बस आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। ये ऐसा किसी रूढ़िजन्य या पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। क्या समझे? पर्सनल लॉ में क्या होता है सदब? वन टाइम एलिमनी। हाँ बिल्कुल सर, वन टाइम एलिमनी लेने के बाद फिर मेंटेनेंस का ऑप्शन नहीं रहता ना? हाँ, फिर तो यह लिखा ही हुआ है कि आपने जब एक मुश्त ले लिया, आप एक मुश्त लेके सेटिस्फाई हो गई, तो फिर यही बात बताई जा रही है। ठीक है, और ये कह रहा किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई उन्होंने आपस में कोई लिमिट तय की थी कि विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ या विद इन 3 मंथ आपका ये जो वन टाइम एलिमनी है आई विल पे, तो जिस दिन वो पे कर देगा उस तारीख से उसका वो निर्वाह भत्ता समाप्त। ठीक है, और सी पार्ट कह रहा द वुमन हैज ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट सी हैड वॉलंटरीली सरेंडर्ड हर राइट्स टू मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी आफ्टर हर डाइवोर्स कैंसल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ऑफ। अब गे पार्ट में कहा कि उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और अब उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण जैसी भी स्थिति हो के अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया था, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है, मान लीजिए उसने सरेंडर कर दिया अपने राइट को। ठीक, अब ये जो महेश चंद वाली रूलिंग हमने पढ़ी है, महेश चंद में कोर्ट ये कह रही है कि अगर उसने ये भी कह दिया है कि भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ डाइवोर्स के टाइम, ठीक, तो वैसी अवस्था में भी अगर वो चाहे तो भरण पोषण का दावा फिर भी कर सकती है। क्या समझे? और इसके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने जो उसमें व्यवस्था बताई रूलिंग में, उसने कहा कि ये जो पति का पत्नी को भरण पोषण देना है ये एक पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है,
क्या समझे अनु? सर ये तो फिर मन मर्जी हो गई कि अभी हमारा मन करा हमें नहीं चाहिए, कुछ टाइम बाद हमारी आत्मा जागी, हमें लगा कुछ और लेके कुछ और अच्छा कर ले, तो हमने उस वक्त अपना राइट दिखाया कि हमें हाँ। चाहिए, हम तब अप्लाई करेंगे, हाँ, तो पैसा दिया जाए। कोर्ट ने इस बात को जो यहाँ कानून में लिखी हुई है कि उसने स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया और स्वेच्छा से कह दिया कि भाई, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ ना दोनों पक्षों में। एक कह रहा है, एक ने अपना अधिकार छोड़ दिया, दूसरा कह रहा ठीक है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वहाँ उस रूलिंग में ये कहा है कि जो ये पत्नी का जो संरक्षण है, भरण पोषण का जो पति पर दायित्व है, ये एक लोक नीति का विषय है, पब्लिक पॉलिसी है ये, ठीक है। और पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध किए गए जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो धारा 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हिट होते हैं, ठीक है। तो धारा 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहती है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका या तो उद्देश्य या प्रतिफल ऐसा हो जो लोक नीति को हिट करता हो, अवैध हो, तो वैसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य है, जीरो है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये हम कुछ नहीं कहते, कि हम नहीं मानते इसे कि तुमने इस बात, ऐसे कुछ बात हुई थी कि हम नहीं लेंगे। तो बोले ये लोक नीति के विरुद्ध किया गया आपका कॉन्ट्रैक्ट था और ये धारा 23 से हिट हो रहा है, तो इसलिए इस बात की कोई मायने नहीं है, आप दीजिए, खर्चा दीजिए। इज दैट ओके? बट सर ये कुछ रूल तो होना चाहिए ना। ये तो फिर वही वाली बात हो गई, आज हम झांसी की रानी बन जाएं, कल को हम खुद ही गंगूबाई बन जाएं जी, अब हमें सब कुछ चाहिए। सर कुछ तो हो ना, कि मतलब अगर आपने आज मना किया है तो वो आगे तक कंटिन्यू हो, कि फिर वरना ये तो अपनी मन मर्जी के ऊपर डिपेंड हो गया। नहीं, उसमें बस यही था कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था। परिस्थितियां भी तो हो सकती हैं। आज वो चलो ऐसा लेना नहीं चाहती है, कोई बात नहीं, कल को उसे जरूरत पड़ी, जब डिवोर्स ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो फिर जी और जीने दो का नारा लगाओ ना, चलो खुद जियो अब जाके। सब कुछ नहीं चाहे। देखो अगर हम खुद लड़कियां, अगर हम अपने सब कुछ राइट चाहते हैं तो फिर हम अपनी ड्यूटी भी तो समझे ना। क्यों एक गले में घंटी बांध के टांगा जाए कि जिंदगी भर उसी इंसान को, अरे उसे भी छोड़ो पीछा बेचारे का और खुद भी जियो चैन से। हाँ, नहीं आपकी, मतलब वो इंसान नहीं चाहिए, उसका पैसा हमें लाइफ टाइम चाहिए। आपके ये विचार जो है सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, कंडीशन होती है, और ये एक ऐसा विषय है कि इस पर हमेशा डिस्कशन हो सकता है। आपके लिए परिस्थितियां सदैव रहेंगी, आप हर केस में जो देखेंगे सर्कमस्टांसेस वो अलग होंगे, तभी तो इसका बहुत वाइड रेंज है। वैसे एनु के ये विचार जो है ना, अगर पीड़ित पति लोग सुनेंगे तो उन्हें सावन की बौछार सी नजर आएगी। होनी चाहिए फिर सर, सही है बिल्कुल। देखो पीड़ित है तो दोनों ही पक्ष पीड़ित है ना। हाँ, नहीं आपका नहीं है कि एक ही है। आपका विचार बहुत उम्दा है, बहुत सराहनीय है, लेकिन कोर्ट जो है ना वो स्त्री के प्रति थोड़ा सा क्या, बहुत सारा झुका हुआ है कानून, है ना। तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन हमारे समाज का जो ढर्रा है ना, उसमें होता क्या है कि ये जो समाज है हमारा, ये कैसा समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ जो है मतलब कि ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है ना। वो बात अलग है कि घर में स्त्रियों की चलती है ना। जी बिल्कुल। लेकिन समाज जो है कि नहीं, एक पति पत्नी थे तो उनके बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता था। तो उनके किसी मित्र ने उनसे पूछ लिया, भाई आप लोगों का जो कपल है, एक आइडियल कपल है, आप लोग हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, आपस में कोई ऐसा तनाव देखने को नहीं मिलता। तो पति कोई मेरे जैसा था बेचारा, सज्जन सा। तो पतिदेव ने कहा कि देखो जी, ऐसा है ना, हम लोगों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र बांटे हुए हैं। बोले क्या? कि जो छोटे छोटे काम हैं वो तो ये देखती है, और जो बड़े काम हैं मैं देखता हूँ। छोटे काम में मैं दखल नहीं देता, बड़े काम में ये दखल नहीं देती, तो हमारे कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं, इसलिए झगड़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई, तो बोले यार कुछ बताओ ना एग्जाम्पलरी, हम भी कुछ अपने यहाँ ऐसा लागू करें। तो बोले जी देखो, घर में प्लॉट कब लेना है, मकान कैसे बनाना है, बच्चों की शादी कब कैसे करनी है, ये सब छोटे छोटे काम मेरी पत्नी देखती है। इज दैट ओके? जी सर। इनमें मैं दखल नहीं करता बिल्कुल भी। गाड़ी कौन सी लेनी है, कब लेनी है, क्या करना है, ये सब छोटे छोटे काम ये देखती है। तो वो उनका सर चकरा गया, बोले ये छोटे हैं तो फिर बड़े कौन से हैं। और बोले आपका कार्य क्षेत्र क्या है? बोले कि मैं ये तय करता हूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इनमें ये दखल नहीं देती बिल्कुल भी। तो इसलिए हमारे बीच झगड़ा होता ही नहीं। तो भाई ऐसे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए, अब सब सेक्शन 4 देख रहे हैं ना, मैं 3 हो गया ना कंप्लीट। तो ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डाउरी बाय एनी पर्सन टू होम अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस और एनी ऑफ देम हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू बी पेड अंडर सेक्शन 125, the civil court shall take into account such sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order। ये कह रहा है कि नंबर 4 कह रहा है कि किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे 125 के अधीन कोई भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए अथवा उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की गणना भी करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण भरण पोषण के अंतरिम भरण पोषण अथवा उनमें से किसी यथास्थिति के लिए मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति द्वारा संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है। क्या समझे? मान लीजिए कोई सिविल कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, ठीक, और उसमें कोई भरण पोषण या दहेज की या किसी प्रकार की कोई रिकवरी वहाँ सिविल कोर्ट के आदेश से हो रही है, तो वो रिकवरी होते समय 125 में जो उसने पेमेंट किया है या जो कर रहा है उसमें से उसको एडजस्ट किया जाएगा। क्यों अमित? जी बिल्कुल बिल्कुल। उपधारा 4 जो डीवीएक्ट वगैरह में मिलता है, हाँ वो भी एडजस्ट होगा, वो इसमें एडजस्ट होगा। हाँ वो भी एडजस्ट होगा। वो कैसे सर? आप एक ही जगह भत्ता ले सकते हैं, या तो डीवी एक्ट में आपका भत्ता बन जाए या 125 में आपका भत्ता बन जाए। जो हायर साइड पे होगा वो मिलेगा, लोअर साइड पे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो डीवी एक्ट में किस चीज का भत्ता मिलता है, समझ में नहीं आया। डोमेस्टिक वायलेंस वाला डीवी एक्ट में भी भत्ता मांगती है ना महिलाएं, कुछ मान लीजिए वो 125 में नहीं आ रही है, वहीं भत्ते की डिमांड कर रही हैं, तो आपको दोहरा लाभ नहीं मिलेगा कि भाई आप लेकिन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में हाँ वो वाद दौरान वाद से रिलेटेड खर्चे तो ले सकती है ना। वो खर्चे एक अलग चीज़ है, वो तो उस वाद के लिए खर्चा मांगा जा रहा है जो वाद वहाँ डला हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के अध्याधीन, है ना। जी, जी। वो कोष्ट तो उसके लिए दी जा रही है कि भाई वो मुकदमा लड़ने के लिए बिल्कुल दीनहीन है, उसके पास पैसा नहीं है। मान लीजिए किसी पति ने पत्नी पर डिवोर्स का मुकदमा डाला, तो वो 24 में आके खर्चा मांग लेगी कि भाई मुझे खर्चा दो, मेरे पास तो ना वकील को देने की फ़ीस है, ना आने जाने का भाड़ा है, मुझे खर्चा बंधवाओ। तो वो 24 में खर्चा जो अगर वो कोस्ट के लिए है, खाली मुकदमे की कोस्ट के लिए है, तो फिर वो उसको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? 128 कह रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, ठीक है। ये कह रहा है ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड और टू हिज गार्जियन इफ एनी और टू द पर्सन to whom the allowances of maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be
is to be paid, and such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be, or such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance, or as the case may be, expenses due। ठीक है, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन बताया गया है 128 में, और ये कह रहा है कि भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाही के खर्चे जैसी भी स्थिति हो। ठीक है भाई, भरण पोषण फाइनली एक ऑर्डर होता है और इंटरिम भी भरण पोषण होता है। ठीक है, और कार्यवाही के खर्चे हो सकते हैं। ये 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसी भी स्थिति हो कि आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह आदेश दिया गया है, या उसके संरक्षक को यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को जिसे भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के खर्चे जैसी भी स्थिति हो दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, ऐसे आदेश की प्रति जो है उस व्यक्ति को निःशुल्क देने का प्रावधान है 128 में। ठीक, और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों की पहचान के बारे में और भत्ते या देय खर्चों जैसी भी स्थिति हो के न दिए जाने के बारे में मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है। एनफोर्समेंट समझ रहे हो ना? वैसे तो वही न्यायालय जिसने ऑर्डर किया है उसका इन्फोर्समेंट भी करा देता है, रिकवरी वारंट जारी करा देता है, सारे काम होते हैं। लेकिन 128 ये भी कह रहा है कि उसका इन्फोर्समेंट वहाँ भी कराया जा सकता है जहाँ वो व्यक्ति रहता है, उस स्थान का मजिस्ट्रेट भी उसको इन्फोर्स करा सकता है। इज दैट क्लियर फिरोज? जी सर, क्लियर है? नहीं सर, एक दफा और बता दीजिए सलीम, मुझे समझ नहीं आया। भरण पोषण, कार्यवाही के खर्चे, थोड़ा सा और उसको बता दीजिए दोबारा। देखो, अगर कोई 125 में जाएगा कोर्ट में तो वो क्या क्या मांगेगा सदब, ये बताओ। वो भरण पोषण के लिए आवेदन करेगा। ठीक है, जी सर। भरण पोषण के आवेदन करने के साथ साथ वो एक इंटरिम की दरख्वास्त भी लगाएगा कि सर जब तक मेरा केस फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाए तो मुझे एक अंतरिम भरण पोषण भत्ता दिलाया जाए। उस भरण पोषण भत्ते पर आदेश होने के बाद इंटरिम के लिए लायबिलिटी हो जाती है किसी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के खिलाफ वो आवेदन आया है। ठीक है, एक तीसरी चीज़ वो मांग सकता है कि सर मुझे इसके खर्चे भी दिलाए जाएं, जो मेरा यहाँ अदालत में खर्चा हो रहा है, लिखत पढ़त में वकील की फ़ीस और अलाना फलाना ढिमकाना जो भी टिकट वगैरह लग रहे हैं, है ना। तो वो 3 चीज़ हो सकती हैं। इंटरिम के लिए भी रिकवरी हो सकती है, खर्चों के लिए भी रिकवरी हो सकती है, और फाइनल जो अलाउंसेस बंधे हैं उनके लिए हो सकती है। तो 128 में ये कहा जा रहा है कि वैसे व्यक्ति को या उसके संरक्षक को वो आदेश की प्रति जो है वो निःशुल्क दी जाएगी जब ऐसा आदेश हो जाएगा, और उसके अनुसरण में आप अपने उस आदेश की क्या करा सकते हैं, एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। ये क्या कह रहा है, आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, यानी कि जहां वो व्यक्ति रह रहा है उस स्थान के दौरान कोई मजिस्ट्रेट होगा तो वो उसके माध्यम से भी उसको परिवर्तन कराया जा सकता है 128 के अनुसार। लेकिन सामान्यतः हो क्या रहा है कि जो कोर्ट आदेश पारित कर रही है वही परिवर्तन भी करा देती है। RW जारी करा जाता है, सीधा सीधा रिकवरी वारंट पे बंदा भागा चला आता है कोर्ट के सामने, हाथ जोड़ के हाजिर है सर लीजिए, है ना। और नहीं तो जज साहब पूछ लेते हैं मतलब पैसा देना है कि ससुराल जाना है, क्यों? ऐसा ही होता है ना। एक हमारा क्लाइंट जो है कई महीनों में क्या सालों में हाथ आया कोर्ट के। 2015 का आदेश, 2015 का फाइनल ऑर्डर 125 का, उसका एग्जीक्यूशन चल रहा था, और बंदा इतना चपल था कि वो जुगाड़ करके ये करके वो करके धता बता के
मतलब कि वो रिकवरी वारंट को भी एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा था। जुगाड़ी था बंदा, दिल्ली का रहने वाला। फिर लोकल पुलिस की मदद ली गई, जिस थाने का केस था उसी थाने की पुलिस को भेजा गया, स्पेशल ऑर्डर दे के भेजा गया कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो उठा लो। उनसे भी बच बुचा के उसने जुगाड़ बना के वो गुजार दी डेट। फिर जब उसे दिखा कि भाई अब तो जो है तेरी फांसी का फंदा चढ़ ही गया, तब आया वो, और उसके पास लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की रिकवरी का वारंट था, अलग अलग फेस में, ठीक है ना। तो तब वो आया, हमारे पास हाजिर आया, हमने उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। कोर्ट ने जैसे ही नाम पुकारा, मैंने कहा हाजिर है सर, तो कोर्ट बड़े प्रसन्न हुए। तो क्या कह रहे हमारे पीओ साहब, कह लगे बेटा देश छोड़ के ही भाग जाता तो बच जाता, नहीं तो तेरे पीछे पूरे भारत की पुलिस लगा रखी थी मैंने। तो वो तो भाई कहाँ जाएगा। मैंने कहा जी पैसे लाया है, कह ले जमा करा दो। मैंने कहा सर कुछ लाया है, कोई बात नहीं, जितने लाया है उतने करा दो, बाकी के लिए 1 महीने की मोहलत ले लो। सही बात है सर, वो तो बात से भाग जाते वरना डर के। तो जहाज, तो प्यार से ही बात करनी चाहिए। तो जहाज का पंछी जहाज पे आएगा, लौट के जाएगा कहाँ, है ना। सही बात है। तो आप आज आपका अध्याय 9 समाप्त सर किया। सर हाँ बताइए जी सर, ये टेंडर से भी तो अमाउंट लेते हैं ये, तो सर के टेंडर के थ्रू भी हमें उसमें जैसे वो बताना पड़ेगा कि हमें आप टेंडर के थ्रू पैसे दे दीजिए, या आरटीजीएस वगैरह से हम ले लेंगे मेंटेनेंस, या वैसे बैंक के थ्रू, या हाँ वो तो एक यूपीआई पेमेंट कर दीजिए। ये तो एक व्यवस्था हो सकती है, और उसका रिकॉर्ड रखें, और रिकॉर्ड होना चाहिए भाई। वो किसी भी माध्यम से आप बैंक खाते में, मतलब उस पर 5,000 रुपये महीने का खर्चा बंधा हुआ है, ठीक है। जी। और मैंने उसे कहा भाई तू हर महीने 5,000 रुपये दे दिया कर इसे, और पीछा छुड़ा। बोले ना बाबूजी मुझे मज़ा नहीं आता 5,000 रुपये महीना देने में। बोले 2.5 लाख तो अब दिए, जब फिर इकट्ठे हो जाएंगे, अब 1.5 लाख रुपये उस पर फिर हो रहे हैं दोबारा, ठीक है ना। सर इसमें ऐसा भी तो है हाँ। कि अगर वो 1 साल के अंदर उसकी मांग कर रही है, ठीक है, अगर वो ना करे तो वो केवल 12 महीने का ही दिया जा सकता है। हाँ तो वो जो है अलग अलग उसके सारे केस पेंडिंग थे पिछले, वो मिसलेनियस आपको डालना पड़ेगा ना भाई। जब जैसे ही 12 महीने का ड्यू हुआ तो 12 से भी पहले 11 का ही मांग लेते हैं, है ना। वो पीछे पड़ा है ना हमने। चलिए भरत सर आ गए हैं, और आज आपका अध्याय 9 समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को गुड नाइट, सब खैर, ऑल द बेस्ट। वेलकम भरत, वेलकम भरत। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कंटिन्यू योर क्लास।